this is Radhika Gaur with the session number 1 of your chapter Force and Laws of Motion. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं अपने 9th चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का. इन चैप्टर 8 वी हैव स्टडीड अबाउट मोशन. चैप्टर 8 में हमने मोशन के बारे में स्टडी किया एंड मोशन से रिलेटेड एवरी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जो भी रिक्वायर्ड था. बट फोर्स क्या होता है, जो मोशन है उसकी लॉस क्या होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो अभी हमने सेशन नंबर 1 डिस्कस करना है जिसमें जो टॉपिक है सेशन नंबर 1 का वो है फोर्स. दैट इज फोर्स क्या होता है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द थिंग ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. In our everyday life, we observe that some efforts are required to put a stationary object into motion or stop a moving object. हमने 8th चैप्टर में भी ये स्टडी किया था. क्लियर? और अभी भी ऑब्वियसली एक बात क्लियर है कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को या तो उसे रेस्ट में लाने के लिए, आई मीन जैसे यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसे रेस्ट में लाने के लिए, या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, कोई ना कोई एफर्ट लगाने ही पड़ते हैं. जो एफर्ट रिक्वायर्ड होते हैं उसको मूव करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए, वही क्या है, वही एक्चुअली में फोर्स होती है. क्लियर? एग्जांपल के लिए जस्ट लाइक आपकी जो स्टडी डेस्क है, सपोज दैट उस पे कोई पेंसिल बॉक्स रखा हुआ है. क्लियर? टिल देन आप उसको मूव नहीं कराओगे, टिल देन आप उस पे फोर्स नहीं लगाओगे, पेंसिल बॉक्स जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो मोशन में नहीं आएगा यदि पोजीशन चेंज नहीं होगी. तो क्लियर है दैट इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. क्लियर? Actually, we ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push, hit or pull on an object to change its state of motion. सिंपली हम ये क्या करते हैं, सिंपली जो हम फोर्स है उसे अपने मस्कुलर एफर्ट की तरह एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्वियसली हम एक बात बोलते हैं कि किसी भी चीज की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें उस चीज का क्या करना पड़ेगा, उस पे या तो पुश करना पड़ेगा या उसे पुल करना पड़ेगा. क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश और पुल. जो कंसेप्ट है फोर्स का वो इसी पुश और पुल पे बेस्ड. एग्जांपल के लिए सपोज दैट आपकी अलमीराज है या फिर आपकी स्टडी डेस्क है, उसमें ड्रॉर्स लगे हुए, दैट इज ड्रॉर्स है. क्लियर? तो आप ड्रॉर को ऑन करोगे, दैट इज उसे पुल करोगे तो वो पुलिंग फोर्स हुई, और जब आप उसे पुश करोगे सो दैट विल बी अ पुशिंग फोर्स. तो आप क्या देखते हो कि ड्रॉ को यदि आप ओपन करना है या क्लोज करना है, आपको उसमें भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर? तो यही सब है कि जो पुश और पुल का कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे जो फोर्स है उसका कंसेप्ट हमारा निकल के आता है. क्लियर? दैट द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन द पुश, हिट और वी कैन से पुल. क्लियर? नाउ द थिंग इज व्हाट इज फोर्स. एक्चुअली में फोर्स है क्या? Any action causes pull, hit or push on a body is called force. कोई भी एक्शन जो किसी बॉडी पे या तो पुल करे या उसे पुश करे, क्लियर, तो वो क्या होगा, उस एक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसी एक्शन को हम फोर्स बोलते हैं. क्लियर? That any action causes pull, hit or pull on a body is called force. Force is used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, pressing, etc. जो फोर्स है ऑलमोस्ट हमारे हर एवरीडे एक्शन में हम यूज करते हैं, जैसे पुशिंग करना हुआ, किसी चीज को पुल करना हुआ, किसी चीज को लिफ्ट करना हुआ, प्रेस करना हुआ, इन सब में हम क्या रिक्वायर्ड होती है, इन सब में हमें मस्कुलर एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और वी कैन से इन सब में हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो समझ में आया फोर्स क्या होती है? एनी एक्शन कॉजेस पुल, हिट और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड force. Now talking about that force cannot be seen but it can be judged only by the effects which it produces in various bodies around us. Actually क्या है ना, फोर्स को हम देख नहीं सकते, it cannot be seen, उसे हम देख नहीं सकते, बट उसे हम जज कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि जब भी हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जब भी फोर्स प्रोड्यूस होती है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जो बॉडीज है उनके अराउंड कुछ इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं और उन्हीं इफेक्ट्स के बेसिस पे हम फोर्स को जज कर सकते हैं, जबकि फोर्स को देखना इम्पॉसिबल है. क्लियर? That force cannot be seen but it can be judged only by the effects which it produces in various bodies around us. अब बताती है जो फोर्स है उसके इफेक्ट्स क्या है. Actually, a force can move a stationary body. जो फोर्स है
वो किसी भी एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आपकी स्टडी डेस्क है, उस पर कोई पेंसिल बॉक्स रखा है सपोज, तो उसको आपको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, वरना वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रखा रहेगा। क्लियर। सेकेंड आता है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक टॉय कार है जो रन कर रही है। क्लियर। आपको उसे स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऑब्वियसली आपको उसे अपनी फोर्स से अपने हैंड्स के थ्रू फोर्स देके उसे स्टॉप करना होगा। इवन अब ये जो नॉर्मली हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें भी हमें ब्रेक्स लगा के उन्हें स्टॉप करना पड़ता है, वो डायरेक्टली स्टॉप नहीं हो सकते। A force can change the direction and speed of a moving body. जो फोर्स है वो क्या कर सकती है? जो फोर्स है वो किसी भी चीज की डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को, जो भी हमारी मूविंग बॉडी है उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकती है। A force can change the shape and size of a body. जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की शेप को, साइज को चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा है क्ले, जो हमारी क्ले होती है उसे हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। वो किसकी वजह से होता है? हम अपने हैंड्स के थ्रू क्ले को फोर्स लगाते हैं। क्लियर। उसी के थ्रू हम डिफरेंट शेप और साइज की बॉडीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो फोर्स है वो हमारा किस किस में वर्क आती है? इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। क्लियर। Now the thing is that what are the examples of effects of force? अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए, और भी एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करें हम। A force is used when we kick a football. किसी भी फुटबॉल को किक करने के लिए हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। A force is used when we lift a box from the floor. जब भी हम किसी फ्लोर से हम किसी बॉक्स को हमें लिफ्ट करना होगा तभी भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। Force is used when we stretch a rubber band. किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच करना है तभी भी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? तभी भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। And also a force is used when the hockey stick hits the ball forward. और also जब भी कोई हॉकी स्टिक किसी बॉल को फॉरवर्ड मूव कराती है, उसके थ्रू हम हिट करते हैं, तभी भी वहां पे उस केस में भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। द थिंग इज दैट ऑलमोस्ट जितने भी हमें एक्शंस परफॉर्म करने हैं रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, तो हर जगह पे फोर्स अप्लाई होगी ही होगी। क्लियर। Now talking about type of force. So there are actually two types of force, balanced force and unbalanced force. Clear? So जो balanced force है वो हम किसे यूज करते हैं, unbalanced force क्या होती है, वो सब अभी हम यहाँ पे one by one डिस्कस कर लेते हैं। तो balanced force क्या होती है? When the net effect produced by a number of forces on a body is zero, the force are said to be balanced force. That is, यदि जो net effect produce हुआ है number of forces के थ्रू किसी भी बॉडी पे वो जीरो है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? उसे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। दैट इज, यदि किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, क्लियर, एक फोर्स अप डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड में, दो फोर्स साइड से लग रहे हैं, इस टाइप से एक ही बॉडी पे काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन यदि उनका जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो जीरो है, तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी? बैलेंस फोर्स होगी। बैलेंस फोर्स कैन ओनली ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। और बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है? बैलेंस फोर्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो शेप है बॉडी की, सिर्फ उसमें चेंज आ सकता है, सिर्फ बॉडी की शेप में चेंज आ सकता है। Actually, an object moves with a uniform velocity when the force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, तो जब उस पे फोर्स लगती है उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो बैलेंस रहती है और वहां पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती। क्लियर? That an object moves with a uniform velocity when the force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. अब बताते हैं बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमने देखा जो बैलेंस फोर्सेस की वजह से जो बॉडी है उसकी शेप में तो चेंज आ जाता है, बट बैलेंस फोर्स की वजह से जो स्टेट है रेस्ट की, जो स्टेट है मोशन की, उसमें चेंज नहीं आते। क्लियर? That balance forces do not change the state of rest or the state of motion of a body. किसी भी बॉडी यदि कोई रेस्ट में है तो उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, बैलेंस फोर्स मोशन में है तो उसकी स्टेट को भी चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है उसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। और नेट इफेक्ट जीरो होने की वजह से जो फोर्स है उसका कोई भी इफेक्ट रेस्ट या मोशन की स्टेट पे नहीं पड़ेगा।
Clear? Now talking about the example of it, in a tug of war, when both the teams apply similar forces on both sides, rope does not move either side. Resultant force is 0, hence it is a balance force. आपने tug of war गेम खेला है कभी? I mean it's a game type जिसमें एक रोप होती है, रोप के एक साइड से रोप को एक साइड से कुछ प्लेयर्स ने पकड़ा होता है, दूसरी साइड से भी कुछ प्लेयर्स ने पकड़ा होता है और वो दोनों अपनी अपनी तरफ रोप को खींचने की कोशिश करते हैं. क्लियर? बट जब दोनों ही इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो रोप किसी भी साइड में मूव नहीं रहती, वो अपनी पोजीशन पे रहती है क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है. दैट इज जो लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स लग रही है वही राइट हैंड साइड से फोर्स लग रही है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई? 0 हो गई उस केस में. दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स. क्लियर? That in a tug of war, when both the teams apply similar forces from both sides, rope does not move either side. That is, resultant force is 0 and hence it is a balanced force. Now talking about unbalanced force. When the net effect produced by a number of forces on a body is non-zero, the force are said to be unbalanced force. That is, ये क्या है? अभी वहां पे क्या था? बैलेंस फोर्स पे जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होता था फोर्सेस के थ्रू वो 0 होता था, बट अनबैलेंस फोर्स में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है? The net effect produced by a number of forces on a body is non-zero. जो net effect produce होता है forces के through वो non-zero रहता है. Clear? The forces are said to be unbalanced forces. तो जो force वहाँ पे produce हो रही होती है उसी को हम unbalanced force कहेंगे. Unbalanced force क्यों कहेंगे? Because the net effect produced by a number of forces on a body is non-zero in that condition. Clear? But talking about that, the unbalanced forces cause a change in state of rest of a uniform motion of a body. I mean to say, जो unbalanced forces होती है वो क्या करती है? State of rest में, state of uniform motion में, और जो normally I mean to say state of rest और motion जो होता है body के दोनों में ये changes create करती है. Clear? Example के लिए in a tug of war, when both or we can say when one of the teams suddenly releases the rope, then the unbalanced force acts on the other team due to which it falls backward. आपने गेम देखा है? Obviously tug of war के बारे में काफी we can say like famous game है. तो उसमें क्या रहता है कि यदि suppose that एक एंड से एक टीम ने जो रोप है उसको रिलीज कर दिया तो दूसरे एंड पे जो टीम है वो फॉल डाउन हो जाएगी. वो फॉल डाउन क्यों हो जाएगी? वो फॉल डाउन इसलिए हो जाएगी क्योंकि अनबैलेंस फोर्स एक्ट होंगी वहां पे. अनबैलेंस फोर्स एक्ट होने की वजह से तो जो जिस टीम ने रोप को कस के पकड़ा हुआ था वो फॉल डाउन हो जाएगी, जबकि जिसने रिलीज किया वो सेफ रहेगी. क्लियर? तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से हुआ क्योंकि वहां पे नेट फोर्स प्रोड्यूस 0 नहीं होता. क्लियर? That in a tug of war, when one of the teams suddenly releases the rope, then the unbalanced force acts on the other team due to which it falls backward. That is, if an unbalanced force is applied on a moving object, there will be change either in its speed or in direction of its motion. Clear है? जब भी कोई unbalanced force अप्लाई होती है किसी भी moving object पे तो वहां पे उसकी स्पीड में भी चेंज हो सकता है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज हो सकता है. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what do you mean by resultant force? Resultant force क्या होती है? You have to answer that, and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, when 2 or more forces acts on a body simultaneously, then the single force which produces the same effect as produced by all the other forces acting together is known as resultant force. Suppose करो कोई भी दो बॉडीज हैं. क्लियर? I mean to say कोई भी एक बॉडी है जिसपे 2 और more forces लग रहे हैं. क्लियर? एक बॉडी है जिसपे 2 और more force एक्ट कर रहे हैं तो एक सिंगल फोर्स जो प्रोड्यूस हुई है सेम इफेक्ट के थ्रू वो क्या करेगी? That will give the same effect as produced by all the other forces acting on it. तो वो क्या करेगी? वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो और सारी फोर्सेस मिलके
इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो जो फोर्स, जो सिंगल फोर्स है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है और फोर्सेस के बराबर, उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. क्लियर? दैट व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, then the single force which produces the same effect as produced by all the other forces acting together is known as the resultant force. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया फोर्स होता क्या है, उसके बाद जो फोर्स है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स के जो इफेक्ट्स है उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड बैलेंस फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, सबके बारे में आज हमने डिस्कस किया. By the way, I think it's enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.